Good morning, students. Welcome again and welcome back to your lecture of investment analysis. In last two lectures, we studied what is savings and investment and why it is important to save. What are the role of savings in our daily life and how it helps us to increase the quality of life and how it helps us to better the living standards of our life. So, in today's lecture, we are going to study about what are financial and what are real savings, how these savings are converted into fruitful investments, and how these investments gives you then profit. So, this is Ritu Singh, your professor for the today's lecture. So, let's begin with the subject's lecture. So, in last lecture we studied what is savings and investment and what are the roles of savings in day-to-day life and in the upliftment of economy, and how savings help in order to increase the level of economy. How does saving habits of population, how the saving habit of people helps country to become a more developed nation. तो पिछले लेक्चर में हमने इस चीज़ को ध्यान दिया और पढ़ा कि जब किसी भी कंट्री में सेविंग्स का लेवल ज़्यादा होता है, फिर सेविंग्स जब ज़्यादा होती हैं तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है तो गवर्नमेंट को अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स में, अपनी डेवलपमेंटल स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट मिलता है और इस तरीके से कंट्री का जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड है, जो डेवलपमेंटल लेवल है वो इंक्रीज करता है। एक कंट्री डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़ती है। सो टुडेज टॉपिक इज financial and real savings. So as far as savings are concerned, we know that savings refer to the amount left over after individuals consumer spending that is subtracted from the amount of disposable income earned in a given period of time. And saving can be used to increase income through investing. तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि सेविंग्स वो पोर्शन है हमारी इनकम का जो कि बचता है हमारे पास जब हम उससे अपने रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर्स कर देते हैं। जब एक व्यक्ति को एक डिस्पोजेबल इनकम मिलती है, यानी कि जब उसको सैलरी मिलती है या वेजेस मिलती हैं, उस सैलरी और वेज में से, उस डिस्पोजेबल इनकम में से वो जितना पोर्शन खर्च कर देता है, उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसे हम सेविंग्स कहते हैं। और जब आपके पास सेविंग सरप्लस में हो जाती हैं और आप उसे इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट उसमें करते हैं, तो वो आपकी इनकम को भी इंक्रीज करती है। So let's understand that what are savings here. So let's take an example here that there's a person called Shasha who has a monthly paycheck of rupees 5,000. There's a person called Sasha, her income is, her salary is 5,000 rupees per month, जिसमें से वो 1,300 रुपये रेंट में पे कर देती हैं, 450 रुपीज़ कार के लिए पे करती हैं, 500 रुपीज़ स्टूडेंट लोन पे करती हैं, 300 रुपीज़ उनकी कार्ड पेमेंट होती है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट होती है, 250 रुपये यानी कि 250 रुपीज़ की वो ग्रोसरीज खरीदती हैं, 75 रुपीज़ की वो यूटिलिटीज़ परचेज करती हैं हर महीने। हर मंथ वो 75 रुपीज़ अपने सेल फोन पे खर्च करती हैं और पर मंथ 100 रुपीज़ गैस पे खर्च करती हैं। इन सारे एक्सपेंसेस को जब आप एडअप करेंगे तो आपका टोटल आएगा 3,050 रुपीज़। So every month, after doing all the expenses, Shasha is left with 1,950 rupees. 5,000 की इनकम में उन्होंने 3,050 रुपये खर्च कर दिए हैं और उनके पास बचते हैं 1,950 रुपये। So in this condition, Shasha saves this money. ये जो एक्सेस इनकम है, यानी कि ये जो मनी बच गया है सारे खर्चे करने के बाद, ये इनको सेव करती है और कभी किसी तरह की कोई इमरजेंसी क्रिएट होती है, कोई रिक्वायरमेंट क्रिएट होती है, तो वो इस पैसे को यूज़ करती हैं उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। अब अगर वो ऐसा नहीं करेंगी, अगर वो ये 1,950 रुपीज़ जो इनके पास एक्स्ट्रा में बच रहे हैं, एक्सेस में बच रहे हैं, वो इनको अगर सेव नहीं करती है तो और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करते हैं, तो उनके एक्सपेंसेस उनकी इनकम से एक्सीड कर जाएंगे और उन्हें पे चेक टू पे चेक रहना पड़ेगा। कभी भी किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसी आती है तो शी विल नॉट बी एबल टू पे फॉर देम। So this was the example of savings, that you get an income
आपको इनकम मिलती है, उस इनकम से आप अपने नेसेसरी खर्चे पूरे करते हैं और उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेव करते हैं। तो अब यहाँ पे रियल और फाइनेंशियल सेविंग्स की बात हो रही है। रियल सेविंग्स, अब यहाँ पे जो हमने शाशा का एग्जांपल लिया, 1950 रुपीज़ जो उनके पास बच रहे हैं, अगर वो अपने पास रखते हैं, अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं, तो वो बेसिकली रियल सेविंग्स हैं। बट अगर वो उनके पास रखी रह जाती हैं, उसे कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो मनी बैंक में आइडियल बैठा है। अब अगर वो उस मनी को यूज़ कर रही हैं फिक्स डिपॉजिट करने के लिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो फाइनेंशियल सेविंग्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका बैंक सेविंग अकाउंट। सो इन बैंक सेविंग अकाउंट्स, द बैंक pays you interest on the cash you put there. So the saving accounts pays interest on cash not needed for daily expenses but available for an emergency. Deposits are made via phone or mail or by visiting the branch or by ATM. Interest rates are higher on checking accounts and, or maybe you can say current accounts, and the best saving accounts can usually be found online that will be paying higher interest rates. सो बैंक अकाउंट में आप जो पैसा जमा करते हैं, अगर आप अपनी पासबुक निकाल के देखेंगे, आपका बैंक अकाउंट होगा या आपने इंस्टीट्यूशन में जाके अपने लिए बैंक अकाउंट बनाया होगा, तो आप उसकी पासबुक को अगर चेक करेंगे, उसमें ध्यान देंगे, तो आपके अकाउंट पे, सेविंग्स अकाउंट पे आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है। इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दैट अमाउंट हैज़ टू बी मैक्सिमम 4%। इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति का जिसका सेविंग अकाउंट है, उसे अपने पैसे पे 4% इंटरेस्ट मिलता है। 3.5 से 4% इंटरेस्ट मिलता है। उसके अलावा वो अगर कुछ एक्स्ट्रा स्कीम्स में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकता है। So here, money market account requires a higher minimum balance, pays more interest than other bank accounts, and allows few monthly withdrawals to check writing privileges or debit card use. उसके अलावा अगर आप अपने बैंक में जाएंगे और अपने बैंक मैनेजर से डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि बैंक में सिर्फ सेविंग अकाउंट्स नहीं है, बैंक में आप सेविंग प्लस अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। सेविंग प्लस अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट ये है कि उसमें जो रिपोर्टेड अमाउंट है, जो डिपॉजिटेड अमाउंट है, वो रिक्वायर्ड से हायर हो। उसकी एक स्टिपुलेटेड लिमिट होती है कि इस लिमिट से अगर ज़्यादा अमाउंट है आपके अकाउंट में, तो आप इस पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट पा सकते हैं। उसके लिए आपको अपने बैंक मैनेजर से बात करनी पड़ती है, अपने अकाउंट को कन्वर्ट करना पड़ता है सेविंग अकाउंट्स में, और आपको ज़्यादा यूजेज मिलते हैं, आपको डेबिट कार्ड की प्रिविलेजेस ज़्यादा मिलती हैं और आपको इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा मिलता है बैंक की तरफ से। फिर दूसरा इंस्ट्रूमेंट है अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक तरह से मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि ये आप इसकी जो लाइफ साइकिल है, जो टाइम पीरियड है, वो 90 to 120 डेज का रहता है अक्सर, और इस पे आपको एक हायर इंटरेस्ट रेट पे प्रॉफिट मिलता है। सो व्हाट हैपेंस विद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? A certificate of deposit limits access to cash for a certain period in exchange for higher interest rate, despite terms range from 3 months to 5 years. The longer the term, the higher the interest rate. Certificates of deposits have early withdrawal penalties that can erase interest earned, so it is best to keep money in the certificate of deposit for an entire term. Shopping around for the best CD rate is critical if you want to maximize your investment. तो यहाँ पे हमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में पता चल रहा है कि इसकी जो डिपॉजिट टर्म्स की जो रेंज है, वो 3 महीने से 5 साल तक की रहती है। इसमें भी लोग मैक्सिमम जो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में, वो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अक्सर 1 साल से कम का होता है। टाइम पीरियड इसमें भले ही आपको 3 महीने से 5 साल का दिया है, बट पीपल जनरली डजंट इन्वेस्ट मोर देन 1 ईयर। अगर टाइम पीरियड पहले पूरा होने से पहले आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में से पैसा बाहर निकालेंगे, तो आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी और आपके इंटरेस्ट का लॉस होगा। इसलिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते समय ये इस चीज़ पे जोर दिया जाता है, इस चीज़ को एम्फेसाइज किया जाता है कि वो पूरा पैसा आप इंटायर टर्म के लिए बैंक में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में पड़ा रहने दें।
Okay. So, if you want to increase the profit of investment, you have to respect the guidelines of certificate of deposit given by your banking body. So, these are some instruments which we studied, um, in which we can invest and can convert our savings into प्रॉफिट. एंड दो सेविंग्स, जब आप उस सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉफिट होता है, तो वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम को भी इंक्रीज कर देता है. फिर नेक्स्ट आता है आपका इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स. इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स क्या है, क्यों ज़रूरी है? तो जब आपने अपने फर्स्ट ईयर में मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि एक गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करने के लिए, इंटरनेशनल सेक्टर में उसकी स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करने के लिए नेशनल इनकम इंक्रीज़ करना ज़रूरी होता है. और आपने उसमें एक चार्ट भी पढ़ा होगा जिसमें टाइम पीरियड और सेविंग्स और इनकम के बारे में बात की गई होगी. उस ग्राफ में हमने ये समझा था, दैट ग्राफ in macroeconomics we studied that income increases via zero. इनकम जो है आपकी ज़ीरो से स्टार्ट होती है, फिर वो आगे इंक्रीज करती है आपके टाइम के अकॉर्डिंग. एंड देन जब वो इनकम एक स्टिपुलेटेड अमाउंट आपके डिस्पोजेबल रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर्स को पार कर जाती है, तो उसके बाद जो अमाउंट होता है वहाँ से आपकी सेविंग्स स्टार्ट होती है. तो इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है: y is equals to c plus s, where s is the personal saving, y is the real GDP, and c is the real consumption spending. इस फॉर्मूले में y is equals to c plus s. y is GDP. GDP क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा वो अमाउंट है, हमारा वो फैक्टर है जो ये डिटरमाइन करता है कि कंट्री के अंदर कंजम्पशन कितना हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वो प्रोडक्शन किस बेसिस पे सप्लाई हो रहा है और कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है. और सी क्या है आपकी? रियल कंजम्पशन स्पेंडिंग. सी वो स्पेंडिंग है जो इंडिविजुअल, जो पॉपुलेशन, एक कंट्री के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है, वो अपनी इनकम का कितना पोर्शन स्पेंड कर रही है. और एस क्या है? सेविंग्स. तो एक कंट्री के अंदर उसकी जितनी भी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन की जो एक कलेक्टिव स्पेंडिंग होती है, वो पॉपुलेशन जितना भी खर्च कर रही है एफएमसीजी गुड्स पे, ऑटोमोबाइल सेक्टर पे, डिफरेंट सेक्टर्स पे, वो स्पेंडिंग और उनके द्वारा की गई बचत, उनके द्वारा की गई स्पेंडिंग हमारी रियल जीडीपी का पार्ट बनाते हैं. तो ये उस चीज़ का टोटल है, उस अमाउंट का टोटल है जो ये डिसाइड करता है कि एक कंट्री के अंदर इतना फ्लो ऑफ मनी हो रहा है. सो रियल जीडीपी हियर मेजर्स अ फ्लो ऑफ अर्निंग is either consumed or saved. So in equilibrium all earnings are spent. इक्लिबेरियम की कंडीशन में, या फिर हम ये कह सकते हैं एक अच्छी गवर्नमेंटल कंडीशन में, एक अच्छे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, जितनी भी अर्निंग्स है, जितना भी पैसा एक इंडिविजुअल और जितना भी पैसा पॉपुलेशन अर्न कर रही है, वो पूरी की पूरी स्पेंड हो रही है. यानी कि वो सेविंग्स नहीं कर रहे हैं. पर यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति अपनी सेविंग्स बिल्कुल बचा नहीं रहा है, अपने पास ज़ीरो अमाउंट रखा है. इसका मतलब ये है कि जो भी पर्सन है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास डिस्पोजेबल इनकम है, वो अपने खर्चे करने के बाद उसके पास जो अमाउंट है वो उसको इन्वेस्टमेंट में लगा रहा है. Instead of keeping saving, instead of keeping that money idle in your bank or idle at your home, अपने घर पे या बैंक में खाली छोड़ने के बजाय वो उस पैसे को डिफरेंट गवर्नमेंटल स्कीम्स पे या पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर की स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहा है और अपने लिए प्रॉफिट कमा रहा है. उस इक्विलिब्रियम सिचुएशन में, यानी कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन कौन सी है? जहाँ पे व्यक्ति जो है, जो पॉपुलेशन है, वो जितना पैसा कमा रहा है वो पूरा का पूरा खर्च कर रहा है, उस सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं. सो उस सिचुएशन में आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, जहाँ पे y आपका रियल जीडीपी है, c आपका कंज्यूमर स्पेंडिंग है और i आपका इन्वेस्टमेंट है. ये i अमाउंट वो है, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कंज्यूमर के पास, पॉपुलेशन के पास एक्सेस में है और वो इस अमाउंट को फर्दर इनकम जनरेशन के लिए यूज़ करना चाहता है. Then next point is assumptions about investment spending.
वाई वी नीड टू डू इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग करना क्यों ज़रूरी है, इससे रिलेटेड अजम्पशंस क्या है, किन अजम्पशंस पे एक कंट्री के अंदर उसके इंडिविजुअल्स की इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग हैबिट्स डिपेंड करती है. So, investment decisions are influenced by expected rate of profit and real interest rate. The expected rate of profit is determined by figuring the expected revenue from the investment minus the cost of making the investment. The three major influences on expected profit are phase of business cycle, advancement in technology, and taxes. तो कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ चीज़ों पे ध्यान देना, कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देता है जो बहुत ज़रूरी है. वो इस बात पे ध्यान देता है कि इस इन्वेस्टमेंट को करते समय उसको कितना प्रॉफिट होगा, और जो प्रॉफिट उसे मिल रहा है उसका इंटरेस्ट रेट क्या है. अब पहले बात आती है प्रॉफिट की. प्रॉफिट को डिटरमाइन करने का मतलब है, यानी कि ये डिटरमाइन करना कि हम जितना भी हमें रेवेन्यू मिलेगा, जितना भी हमको प्रॉफिट पैसा मिलेगा, वो क्या होगा, उस इन्वेस्टमेंट से हम अपने कॉस्ट को माइनस कर देंगे, तो वो जो अमाउंट बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा. और वो प्रॉफिट किस चीज़ से डिफर करता है, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है, वो होता है फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड टैक्सेस. पहला पॉइंट क्या है, फेज ऑफ बिजनेस साइकिल. इस बात को बहुत ध्यान में रखना होता है इन्वेस्टमेंट करते समय कि हम जिस भी बिजनेस में या जिस भी प्रोजेक्ट में या जिस भी स्कीम में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपनी बिजनेस साइकिल के कौन से फेज़ में है. अगर वो मैच्योरिटी फेज़ में है तो आपका प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं होगा. अगर बिजनेस ग्रोथ फेज़ में है आपका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है. दूसरा है एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी अगर अच्छी है, जो मशीनरी एम्प्लॉय की गई है, जो भी पार्ट्स एम्प्लॉय किए गए हैं, जो भी आपका मैन पावर एम्प्लॉय किया गया है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, अगर वो अच्छे तरीके से मेंटेन किए गए हैं तो आपकी जो प्रॉफिट जनरेशन एक्टिविटी है या जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी फेयर और ट्रांसपेरेंट हो जाता है. और तीसरा रीज़न है टैक्सेस. अब कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसमें आपने पैसा लगाया है उससे मिलने वाला जो प्रॉफिट है उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है. तो उस प्रॉफिट पे गवर्नमेंट कितना टैक्स लगा रही है ये भी डिसाइड करता है कि आपका प्रॉफिट कितना होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 80C और 80G इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इस पर कोई टैक्स नहीं लगाती है. 1.5 लाख की लिमिट तक इस इन्वेस्टमेंट पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है. तो लोग इस पर इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करेंगे, पर इसमें रिस्क कम है तो इंटरेस्ट रेट भी कम है. उसके अलावा गवर्नमेंट के इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में किया है, आपका जो भी कैपिटल गेन हो रहा है उस कैपिटल गेन्स में आपको 10% टैक्सेस गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे. तो ये सारे रीज़न डिसाइड करते हैं कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे आपको प्रॉफिट कितना होने वाला है. द नेक्स्ट कम्स द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट. The real rate of interest is the nominal rate minus the rate of influence. Inflation. It measures the real return to the investment or the real cost of borrowing. तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे वो है जो एक व्यक्ति को अपने इन्वेस्टमेंट में मिल रहा है और उसमें से रेट ऑफ इन्फ्लेशन माइनस कर दिया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आप आज की डेट में किसी भी इन्वेस्टमेंट में किसी स्टॉक में आपने पैसा लगाया और उसमें आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है. तो और उसके अलावा आपकी इकोनॉमी के अंदर 2% रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है, पर इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो 2% के रेट से बढ़ रही है. तो यहाँ पे 10 - 2 जो 8% आंसर आएगा वो आपका रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि एक्चुअलिटी में आपको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि 2% जो है वो आपकी महंगाई को नॉर्मलाइज करने में, महंगाई को नलीफाई करने में लग जाएगा. तो इससे ये पता चलता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका एक्चुअल रिटर्न क्या है और उस इन्वेस्टमेंट में पैसा करने की एक्चुअल कॉस्ट आपकी क्या लग रही है. तो अगर कोई ऐसी स्कीम है जिसका नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न कम है और कंट्री की जो इन्फ्लेशन है वो तेज़ी से बढ़ रही है तो उस पर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे. सो द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट. तो यहाँ पे जो आपका रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट में बदल जाएगा.
यानी कि 10% आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, 2% इन्फ्लेशन लग रहा है, तो 8% जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो बेसिकली आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है जो आप चाहते हैं। तो जब आपका जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट से कम होता है, तब आप इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते। जो यहाँ पे जो आपका रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, आप चाहते हैं कि आपको मिनिमम 6% हो, आपको मिनिमम 6% का प्रॉफिट हो अपने इन्वेस्टमेंट से, और आपको उससे कम रियल रेट मिल रहा है, तो आप उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में मैंने कहा कि जो इन्वेस्टर है उसको 6% का प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, और जब हमने रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 10 - 2 करने पे हमारा आंसर 8% आ रहा है। तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट से ज़्यादा है, तो व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। The next is the assumptions about saving. What do people assume about savings, and what are the factors which encourage savings? So, a household decides how to allocate their disposable income between savings and investment. Therefore, household and personal savings are dependent on the real interest rate, they are dependent on the disposable income. Then, next is purchasing power or real value of net assets, and expected future disposable income. एक हाउस होल्ड के अंदर सेविंग्स करने से पहले कुछ पॉइंट्स को फैक्टर किया जाता है, कुछ पॉइंट्स को ध्यान दिया जाता है। पहला है कि रियल इंटरेस्ट रेट, सेविंग करने से उनको इंटरेस्ट रेट क्या मिल रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है। उस हाउस होल्ड की या उस इंडिविजुअल की डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, कितना मतलब उसे सैलरी या वेजेस मिलती है जिसको वो खर्च करने वाला है। उसके अलावा जिस भी असेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी परचेजिंग पावर क्या है, और कंज्यूमर की परचेजिंग पावर क्या है, वो कितना पैसा खर्च कर सकता है, और फ्यूचर में उसकी डिस्पोजेबल इनकम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या वो घटने वाली है या बढ़ने वाली है। सो फर्स्ट पॉइंट हियर इज द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट. The real of rate of interest is the opportunity cost of consumption. The higher the real rate of interest, the higher the opportunity cost of consumption. किसी भी इन्वेस्टमेंट को करते समय या किसी भी सेविंग्स को करते समय अगर रियल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर होने वाला प्रॉफिट अगर हाउस होल्ड को, पर्सनल को, किसी पॉपुलेशन को अच्छा मिल रहा है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी और वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करेगा. Next is disposable income. That is the aggregate income left for spending or saving. डिस्पोजेबल इनकम बेसिकली वो अमाउंट है जो एक व्यक्ति को उसकी सैलरी में या उसकी वेजेस के रूप में मिलता है. जो हमने पिछले एग्जाम्पल पढ़ा था कि जो शाशा देयर वाज अ पर्सन एंड शी गेट्स 5,000 रुपीज़ एज अ सैलरी पर मंथ. वो जो 5,000 रुपये है वो साशा की डिस्पोजेबल इनकम है जो उसे कंपनी की तरफ से सारे टैक्सेस, ईपीएफ, पीपीएफ एंड ग्रॉस प्रोविडेंट फंड्स के पैसे कटने के बाद एंड लीव्स कटने के बाद जो उसे पैसे मिल रहे हैं 5,000 रुपये पर मंथ, वो उसकी डिस्पोजेबल इनकम है. यानी कि वो उसे खर्च कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है, मार्केट में स्पेंड कर सकता है. तो और अब साशा को डिसाइड करना है कि अपनी इस डिस्पोजेबल इनकम में से उसे कितना स्पेंड करना है और कितना सेव करना है. The next is the purchasing power of net assets. Wealth influences savings. The more the wealth, the fewer saving out of current income. तो अगर यहाँ पे ये एग्जाम्पल, ये पॉइंट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर वेल्थ है, वेल्थ आपकी सेविंग्स को इन्फ्लुएंस करती है. अगर आपके पास वेल्थ ज़्यादा है तो आप सेविंग्स कम करेंगे और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे. वेल्थ ज़्यादा है तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम भी इंक्रीज कर जाएगी, आप पैसा ज़्यादा खर्च करने लगेंगे, इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे, तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपकी इनकम भी बढ़ने लगेगी. द नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम. If the expected future incomes is low, a higher will be savings. If expected future incomes is high, savings will be less. तो यहाँ पे एक पर्सन है जिसको पता है कि फ्यूचर में उसकी इनकम थोड़ी कम होने वाली है, तो वो आज ही से सेविंग ज़्यादा करने लगेगा और इन्वेस्टमेंट कम करेगा, क्योंकि उसे फ्यूचर का पता नहीं है. उसको ये पता है कि उसकी इनकम कम हो जाएगी, पर उसे ये नहीं पता कि उसके पास क्या क्या खर्चे आने वाले हैं, तो वो आज सेविंग्स ज़्यादा करने लगेगा.
और अगर किसी व्यक्ति को ये पता है कि फ्यूचर में उसकी इनकम बढ़ने वाली है, तो वो आज की डेट में थोड़ी कम सेविंग कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि फ्यूचर में उसकी इनकम बढ़ जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, तो उस टाइम पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो थोड़ी सी सेविंग्स ज़्यादा कर सकता है। तो ज़रूरत पड़ने पे, अगर पॉपुलेशन को या इंडिविजुअल को पता है कि फ्यूचर में उसकी इनकम बढ़ने वाली है, तो वो आज चाहने पे या ज़रूरत पड़ने पे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर सकता है और कम सेविंग्स कर सकता है। सो हियर वी अंडरस्टैंड, जब हमने अजम्पशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़े और अजम्पशंस ऑफ सेविंग्स पढ़े, हमने जब अजम्पशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़ा, हमने पढ़ा कि ये टैक्सेस पे, बिजनेस साइकिल के फेस पे और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पे डिपेंड करता है। अगर ये चीज़ें अच्छी हैं, अच्छी साइकिल में चल रही हैं, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। और जब हम सेविंग्स की बात की, तो ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट क्या है, इनकम, डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, परचेजिंग पावर कितनी है और फ्यूचर की डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, वी कैन स्टेट हियर कि इन्वेस्टमेंट डिमांड कॉन्सेप्ट है। इन्वेस्टमेंट डिमांड पे डिपेंड करता है और सेविंग सप्लाई पे डिपेंड करती है। यानी कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट, किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितना फ्रूटफुल है, कितना प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ जाएगी। और सेविंग इस बात पे डिपेंड करती है कि आपके पास डिस्पोजेबल इनकम की सप्लाई कितनी है। सो सेविंग इज़ अ सप्लाई कॉम्पोनेंट एंड इन्वेस्टमेंट इज द डिमांड कॉम्पोनेंट। तो यहाँ पे सेविंग सप्लाई कॉम्पोनेंट इसलिए है क्योंकि सेविंग तब होती है जब एक डिस्पोजेबल इनकम मिलती है। तो अगर डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा मिल रही है, तो आज की डेट में सेविंग्स थोड़ी सी कम होगी। डिस्पोजेबल इनकम कम मिलने लगती है, यानी खर्चा करने वाली इनकम कम मिलने लगती है, उसकी सप्लाई कम होने लगती है, तो लोग सेविंग ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। सो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एज डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। Many people confuse the concept of saving and investment, and the differences are important. So we have to spend some time on this. Savings takes place when people abstain from consumption. लोग कंजम्पशन नहीं करते हैं और अपनी इनकम का लेस पार्ट यूज़ करते हैं, तब सेविंग्स होते हैं। और इन्वेस्टमेंट तब होता है जब लोग न्यू कैपिटल इक्विपमेंट या असेट को परचेज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इनकम मिल रही है, अगर आपको सैलरी मिल रही है और उसमें से आप पैसा बचा रहे हैं, अपने अकाउंट में छोड़ रहे हैं, तो वो आपकी सेविंग है। पर उस एक्स्ट्रा धन को या सरप्लस धन को अगर आपने असेट परचेज करने में यूज़ करने लगे, आपने स्टॉक्स खरीदने शुरू किए, बॉन्ड्स खरीदने शुरू किए, गोल्ड बॉन्ड्स खरीदने शुरू किए, लैंड परचेज करना शुरू की, तो वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू रॉबिन क्रूज, the difference between saving and investment is a distinction between, without a difference. Since he does all saving and investment, they are automatically equal. For larger economy, it is not true. Investment fund come either from our saving or someone else's savings. तो रॉबिन क्रूज का ये कहना है कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच में एक डिफरेंस जो है, जो डिस्टिंक्शन है उनके बीच में, जो जो उन दोनों को एक पॉइंट अलग करता है, वो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, आप उसको डिफरेंस ना भी माने। बट सेविंग और इन्वेस्टमेंट तब इक्वल हो जाते हैं जब व्यक्ति इस बात को समझता है कि उसके लिए जितना ज़रूरी सेविंग्स करना है, उतना ही ज़रूरी इन्वेस्टमेंट करना भी ज़रूरी है। The next is that the motive for saving is one of deferring your consumption to later date. So when we consume only part of income now and save for retirement or a rainy day or putting children to college and summer home, etc., then it is called saving. The motive for investment is to make money. Investment takes place when we purchase plants or equipment and we make workers and business more productive in future. तो यहाँ पे रॉबर्ट क्रूज अपनी स्लाइड में ये कहना चाहते हैं कि सेविंग का मोटिव ये है कि वो फ्यूचर में उसको कंज्यूम कर सके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और इन्वेस्टमेंट का मोटिव ये है कि उसे और पैसा बनाना है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी चीज़ पे, किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी स्टॉक में, किसी भी गोल्ड बॉन्ड में, तो आप इसी बेसिस पे करते हैं, इसी उम्मीद के साथ करते हैं कि इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। आज जो मैं पैसा यहाँ पे पे कर रहा हूँ, ये वैल्यू अप्रिशिएट करेगी, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ओके, सो व्हाई डू पीपल इन्वेस्ट? पीपल इन्वेस्ट
हम क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? हम इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं सो दैट हमें अपने इन्वेस्टमेंट पे हायर रिटर्न्स मिले और हमें बाहर से फंड्स बोरो करने की ज़रूरत ना पड़े। हम इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि उससे होने वाली जो प्रॉफिट होगी वो भी हमारी इनकम का पार्ट हो जाएगी, हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी और हम एक बेहतर लाइफस्टाइल जी सकेंगे। ओके, सो पीपल इन्वेस्ट टू मेक देयर फ्यूचर बेटर। अब में से जो भी लोग जितनी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या जितना भी फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं, रिकरिंग अकाउंट्स में पैसे लगाते हैं, स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, पीपीएफ परचेज करते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, ये सारे इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। और हम वो इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि ये हमें कुछ प्रॉफिट दे, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे। इनसे मिलने वाला जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो हमारे लिए एक डिस्पोजेबल इनकम का पार्ट बन सकता है। हम ज़्यादा पैसा आगे जाके खर्च कर सकते हैं, अपने लिए एक बेहतर कंफर्टेबल लाइफ बना सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट दैट कंफर्टेबल लाइफ वी हैव टू इन्वेस्ट, वी शुड इन्वेस्ट। ये ज़रूरी हो जाता है कंफर्टेबल लाइफ के लिए, एक बेटर लाइफ के लिए, कि जो भी व्यक्ति है, जो भी पर्सन है, जो भी इंडिविजुअल है, वो इन्वेस्टमेंट की कई सारे जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उनके बारे में जाने, उनके बारे में एजुकेशन कलेक्ट करे, उनके बारे में जानकारी कलेक्ट करे और इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, बिकॉज इन्वेस्टमेंट will help you increasing your quality of life. So this was all today, all about your lecture of investment analysis. आज के लेक्चर में हमने बात की कि फाइनेंशियल और रियल सेविंग्स क्या होती हैं, किस तरीके से हम सेविंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं और किस तरीके से हम सेविंग्स को सरप्लस में कन्वर्ट करके इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमने इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला पढ़ा कि जीडीपी के अंदर इन्वेस्टमेंट, जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर फॉर्मूला होता है, दैट इज वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, वेयर सी इज द कंजम्पशन स्पेंडिंग एंड एस इज द सेविंग। और जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है, यानी कि एक इकोनॉमी में पर्सन जितना कमा रहा है या बचा रहा है उसको पूरा पूरा इन्वेस्ट कर रहा है, उस कंडीशन में फॉर्मूला हो जाता है वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस वन। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग के अजम्पशंस ये हैं कि बिजनेस साइकिल कैसी चल रही है, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट कैसा है और गवर्नमेंट टैक्सेस कितने लेवाई कर रही है। और जब सेविंग्स की बात आती है तो उस समय हम अज्यूम करते हैं कि रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, परचेजिंग पावर कितनी है और फ्यूचर में डिस्पोजेबल इनकम का क्या हाल होने वाला है। इन सारे फैक्टर्स को पढ़ने के बाद हमने ये जाना कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी पार्ट है हमारी लाइफ का, एंड एवरी वन शुड बी इनकरेज टू डू savings and then further investments also. So this was all for the today's lecture. आज हमने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंसेस को और वो कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं ये जाना, एंड आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी फर्दर क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी, यू कैन मेल योर क्वेश्चन ऑन माई मेल ID. I'll be happy to answer them as soon as possible. So this is Ritu Singh, your lecturer, your professor for the subject of investment analysis, signing off, and I hope to see you again soon for the next lecture of investment analysis. So thank you so much, students. Have a nice day ahead.